हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब। हम लेके आ चुके हैं बीटीएच फ्लेम एम्पर का एपिसोड नंबर 456 और इसमें यान फाइनली लौट रहा है दुखी कॉन्टिनेंट में। हमें इसकी खबर पिछले पार्ट में ही मिल गई थी। अगर आपने उस एपिसोड को देखा नहीं है तो हाईली सजेस्ट कि पहले उसे जरूर देखिए। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट्स गेट स्टार्टेड। ये 5 दिन नहीं लंबे थे ना ही छोटे। ये उंगलियों के बीच में फिसलते हुए रेत की तरह बह जाते हैं। समय के दौरान जियान रहता है एंडलेस फायर टेरिटरी में। वो अपनी दुखी को रिफाइन करता है और अपनी पावर की समझ को और भी गहरी करता है। अगर इसके बाद भी उसे एक्स्ट्रा टाइम मिलता था तो एक्सेप्शनल डिसाइपल्स को नई चीजें सिखाता था कि जिंदगी शांति से भरी थी, लेकिन यही शांति उसके शरीर के अंदर की एनर्जीज को परफेक्ट सैचुरेशन पॉइंट तक पहुंचा देती है। अब उसके और ट्रू इनकारनेशन के बीच में छोटा सा गैप रह गया था। दूसरी तरफ काइलिन और जूनर सीक्रेटली काम कर रही होती है, जिसमें शामिल थे कि रिइनकार्नेशन लेवल के सुप्रीम एल्डर्स। ये एंडलेस फायर टेरिटरी के हार्ट में ऐसे पोर्टल को बनाते हैं जो सीधा जुड़ेगा दुखी कॉन्टिनेंट से। दुनिया के बीच का एक हिडन ब्रिज। ज्वेलिंग माउंटेन के बैक साइड में जियान एक ऊंचे से पेड़ के नीचे बैठा होता है। वो दूर की तरफ देख के बोलता है स्पेशल टूट चुका है। इवन मेरी सोल साइंस भी लोअर रियन तक जा नहीं पा रही। आई वंडर वो भी क्या कर रहे होंगे। उसके दिमाग में सरफेस होते एक के बाद एक नए चेहरे। उसके फादर, टीचर, शाओ शाओ यूनियन, लिटिल फेरी डॉक्टर जिया, जो 230 को कॉन्टिनेंट से बाहर आई 10 साल बीत चुके थे। खासकर अब क्योंकि वहाँ पे ओरिएंची एक्यूमुलेट होने लगी थी तो नए एक्सपर्ट्स को 2 दिन ब्रेक थ्रू कर लेना चाहिए था। लेकिन अब तक कोई मैसेज क्यों नहीं आया। क्या वो जिस रास्ते से आया था वो रास्ता ही गलत था या फिर रीजन कोई और है। स्पेशली हंटी आयना ने जिस डिस्ट्रेस सिग्नल की बात करी थी उसका असली मतलब क्या है। जब ये सब विचार जियान के दिमाग में घंटियां बजा रहे होते हैं, सुनाई देती एक प्यारी सी आवाज जो कहती है, जियान लगता है तुम्हें अकेले चुपने में ज्यादा मजा आता है। जियान होश में आया था वो हेल्पलेसली बोलता है ये ऑफ कोर्स आने वाली म्यूइंग थी, जिसकी आंखों में चिंता और इरिटेशन दोनों ही दिखाई दे रहे थे। जब से काइलिन जूनियर ने ओपनली म्यूइंग की प्रेजेंस को एक्नॉलेज कर लिया था। सरप्राइजिंगली तीनों काफी क्लोज हो गए होते हैं, जैसे तीनों ही बहनें हो। भले ही इससे जियान का काम और बढ़ गया हो, लेकिन तीनों को साथ में देखे उसके दिल को भी चैन पहुंचता है। क्या कैजुअल बात के लिए जियान के एक्सप्रेशन कुछ ज्यादा ही सीरियस थे। वो सीधा पूछता है क्या बात है। यिंग कहती है मैं यहाँ पे एक्सप्लेन नहीं कर सकती, आओ मेरे साथ आओ, हम मेन हॉल चलते हैं। पलक झपकते दोनों के फिगर से एक हॉल में अपियर होते हैं, लेकिन जैसे ही जियान यहाँ प्रकट होता है उसे तुरंत ही फील होता है यहाँ का एटमोसफेयर कितना हैवी है। फ्रैंक वार्नर, शाओ ज़ीफन और बाकी के हायर रैंकिंग एल्डर्स साथ में यहाँ मौजूद होते हैं। कई अनफैमिलियर और जियान इस लाइनअप को देख के बोलता है ये। उसकी आंखों में सरप्राइज फ्लैश होता है। व्यूइंग एक्सप्लेन करती है कि वो पावर हाउसेस है जिन्हें पिछले कुछ दिनों से मैं इकट्ठा कर रही थी। ये 3 इरशाद दोशान परफेक्शन लेवल के एक्सपर्ट्स हैं। साथ में इरशाद दोशान की लेट स्टेज पे और 20 मिड स्टेज की पावर को रखते हैं। ये एंडलेस फायर टेरिटरी के सबऑर्डिनेट फोर्सेस के लीडर्स हैं। इस एक्सपेडिशन में ये हमें और भी अच्छे से सपोर्ट कर पाएंगे, वो ऐड करती है। और हाँ, मुझे डर है कि स्पेशल पैसेज के पीछे इविल फोर्सेस का हाथ होगा। एक गोल से चेहरे वाला एल्डर ऑकवर्डली बोलता है, लॉर्ड जियान, मिस्टर म्यू ने हमें आपके साथ चलने के लिए इनवाइट किया है। हम उम्मीद करते हैं कि हमारी मौजूदगी आपको परेशान नहीं करेगी। जियान अपने होठों पे स्माइल आने से रोक नहीं पाता। वो कहता है इसके बारे में तो मुझे खुद सोचना चाहिए था। यिंग तुमने बहुत अच्छा किया। यिंग का चेहरा खिल जाता है। वो कॉम्पिटिटिवनेस के साथ बोलती, सिस्टर जूनियर, सिस्टर काइलिन हमेशा शाइन करती हैं और मैं भी उनसे पीछे नहीं रहना चाहती हूँ। जियान हंस के अपने सिर को लाने लगा था। हाथों में गर्माहट होती है। पिछले कुछ समय में इस लड़की की प्रोग्रेस चाहे पावर हो या फिर दिमाग काफी रिमार्केबल रही थी। वो फिर अपनी आवाज को थोड़ा सा हाई करके बोलता है, इस एक्सपेडिशन में हम स्पेशल का इस्तेमाल करके लोअर वर्ल्ड जाएंगे। तुम्हारी परफॉर्मेंस चाहे कैसी भी रहे, लेकिन हमारे साथ चलने वाले हर एक को लौटने पे एक होली पिल जरूर दी जाएगी। ये सारे बस ऑर्डर्स पे आए होते हैं, लेकिन जब बात करी जाती है होली पिल की तो एल्डर्स तुरंत ही बाव करके बोलते हैं, लॉर्ड जियान, एंडलेस फायर टेरिटरी को प्रोटेक्ट करना हमारी ड्यूटी है, हमें कोई रिवॉर्ड नहीं चाहिए। जन्म स्माइल करके बोलते आओ हमारे इस जर्नी के लिए एक ड्रिंक हो जाए। बुझी थी कपों की क्लिंकिंग आवाजें। फिर लोग एक दूसरी तरफ देख के हंसने लगते हैं, लेकिन इससे पहले मूवमेंट सेटल भी हो पाता जमीन कांपी थी। एंडलेस फायर टेरिटरी के ऊपर के आसमान में से ऊर्जा बाहर की तरफ निकलती है। फिर काइलिन, जूनियर और बाकी के सुप्रीम एल्डर्स एक एक करके अपियर होने लगे थे। काइलिन अर्जेंसी के साथ बोलती, स्पेशल तैयार है। शाओ क्लैन के गार्डियन क्लैन
जियान के लीडर फ्रैंक वार्नर अपने हाथ के एक इशारे पे 10 रेड रोब एल्डर्स को बुलाती हैं, जो कि परफेक्ट फॉर्मेशन में खड़े होते हैं। इनके बीच के कोऑर्डिनेशन को सेंस करके जियान कहता है काफी होगा। यूइंग के द्वारा मोबिलाइज करी गई फोर्सेस और इन 10 गार्डियंस के साथ ऑलमोस्ट 40 एलिट कल्टिवेटर्स तैयार थे। इन सब की स्ट्रेंथ होती है 1/2 की। चाहे अर्ली स्टेज के लोग हो या फिर मिड स्टेज के, इवन लेट से या परफेक्शन की भी कमी नहीं थी। सातों एंशिएंट क्लैंस के अंदर भी ऐसी लाइनअप को देखना बहुत रेयर था। ये जियान के दिल की टेंशन को थोड़ा और कम कर देता है। वो कहता है तो फिर चलो शुरू करते हैं। सीनियर्स मैं इस डोमेन को आपके हवाले छोड़ूंगा। जैसे जियान का हाथ घूमता है, वैंग बस की आवाज के साथ वो चारों फिगर्स रे ऑफ लाइट में बदल गए थे और शूट हो गए थे उस वॉर्टेक्स के अंदर। जूनर की आंखें भी गोल्डन ग्लो होती हैं। वो कहती है यिंग चलो। जियान की तीनों वाइफ से चली जाती हैं स्वर्लिंग पैसेज के अंदर। फ्रैंक वार्नर साय करती हैं। वो कहती हैं जाओ, जब तक तुम गुड न्यूज को लेके वापस नहीं आते हम इस जगह को गार्ड करेंगे। फाइनली उनका ध्यान जियान पे गया था। वो बहुत हल्की आवाज में कहती है लिटिल वन, हमें निराश मत करना। जैसे जियान इस पैसेज के अंदर एंटर हुआ था, ये जगह थरथर आती है। ऐसा लग रहा था एंडलेस फायर टेरिटरी की सारी एनर्जी को खींचा जा रहा हो। स्पेस ट्विस्ट होता है, लेकिन फ्रैंक वार्नर का एक इशारा इस टर्बुलेंस को शांत करने लगा था। एंडलेस फायर टेरिटरी के ऊपर का आसमान डिम हो गया था, वहीं पे नीचे का वॉर्टेक्स किसी सूरज की तरह चमकता है। सीन को ले आते हैं उसी स्पेशल पैसेज के अंदर। ये जगह जहाँ पे चारों तरफ अंधकार के साथ साथ एक सिल्वरी रास्ता दिखाई दे रहा था। यहाँ एक ऑब्सिडियन शिप मौजूद होता है। हमें इसके ऊपर हंटिया नाव के साथ साथ कई 8/2 परफेक्शन लेवल के एक्सपर्ट्स खड़े हुए दिखाई दिए थे। क्लैन का लीडर हंटिया नाव बोलता है डोमिन लॉर्ड, हमारी सोल क्लैन ने स्पेस के जिस डाटा को इकट्ठा किया है उसके हिसाब से हमें दुखी कॉन्टिनेंट की प्रिन की रिफ्ट तक पहुंचने में 3 दिन लगेंगे। ऑल्दो स्पेसशिप भी बहुत प्रीशियस होता है, लेकिन एंडलेस फायर टेरिटरी इतनी वेल्दी हो चुकी थी कि अभी ऐसी चीजों को आसानी से अफोर्ड कर सकते थे। ये जानते थे कि जैसे करप्टेड पैसेज में जा रहे हैं, जो कि इस जैसे जहाज को भी इरोड कर सकता था, लेकिन दो प्लेन्स के बीच के स्पेस को क्रॉस करने का सेफेस्ट रास्ता था। जो भी टर्बुलेंट स्पेशल एनर्जी शिप की तरफ आया करती थी, ये जहाज उस ऊर्जा को इस तरीके से मोड़ता है कि ये सीमलेसली आसपास के स्पेस में ब्लेंड हो जाता है। ये किसी भारी फोर्स के लिए ऑलमोस्ट इनविजिबल होगा। बस और इनकार्नेशन लेवल के बीइंग्स ही हैं जो इसके एग्जिस्टेंस को सेंस कर सकते हैं। जियान अपनी वॉइस रिकॉर्ड के बोलते हैं हम। आंखों में एक डिमोनिक लाइट फ्लैश होती है। उसका परसेप्शन वर्ल्ड में फैला था। जियान को इस एंडलेस डार्कनेस और साइलेंस के बीच में एक पतली सी बड़ी स्टेंच महसूस होती है। ये कमजोर थी लेकिन मौजूद जरूर होती है। वो कहता है ये मौत की स्मेल है। टियाना का एक्सप्रेशन डार्क हो जाते हैं और रिप्लाई करता है कि हमें कोई सॉलिड इंफॉर्मेशन नहीं मिली, लेकिन मुझे शक है कि एनर्जीज एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इवल रेस को इन्वॉल्व करती हैं। हो सकता है इनका एक वैनगार्ड यहाँ पे स्टेशन किया गया हो। वो थोड़ा रुकता है, अपनी आवाज को धीमी करके आगे बोलता है कि सर हमारे सोल प्लेन की तरफ से मैं पेट्रियार्की यहाँ पे आया हूँ, बाकियों को चीजों पे नजर रखने के लिए कहा गया है। लेकिन तभी मेरी इंस्टिंक्ट्स कह रही है कि कुछ गलत है। जियान नॉट करता है। उसके पीछे खड़ी म्यूइंग, कैलिन, जूनर ये शिप के इनर सैंक्टम में खड़ी हुई थी, जो चारों तरफ लेयर बाई लेयर एनर्जी शील्ड्स फैली होती हैं। वो तीनों ही वुमन के औरों को अच्छे से हाइड कर रही थी। कैना पूछता है सब पोजीशन में। एक एल्डर रिप्लाई करते हैं हाँ, हमने अपनी स्टैंड को कंसील कर लिया है। बस शिप के डेक पे बस हम 6 लोग मौजूद रहेंगे जो अपनी हल्की सी फ्लक्चुएशंस को रिलीज करते रहेंगे। इवन एक 8/2 स्काउट भी हमें डिटेक्ट नहीं कर सकता। जन कुछ ज्यादा ही शांति से भरी आवाज में कहता है गुड, लेकिन तभी उसकी आंखें हो जाती हैं पैनी। बस बस की आवाज साथ हवा को एवर होती है। जन ऐड करता है रुको, यहाँ कुछ सही नहीं है, हम लोग यहीं पे रुको, मैं चेकआउट करके आता हूँ। हमें दुश्मनों को अलार्म नहीं करना चाहिए। अगले पल जियान की बॉडी को ढक लेती है ब्लैक फ्लेम। वो किसी धुएं की तरह स्पेस में गायब हो जाता है। हम देखते हैं वर्ल्ड की लोकेशन को जहाँ पे एक हिल्स की आवाज सुनाई दी थी। अब देखो साइंस की बात मत करना कि स्पेस में साउंड वगैरह कैसे ट्रेवल करेगा वटेवर। एज अ रिएक्शन जियान की होरी फ्लेम अपने आप ही रिएक्ट करती है। आसपास का टेम्परेचर अचानक से गिरा था। जगह जगह से करप्टेड बड़ी एनर्जी निकलने लगती है। वो कहता है तो ये इविल रेस का काम है। उसका फिगर फिर से इनविजिबल हो जाता है। वो स्पेस की डिस्टॉर्टेड लेयर्स में फिर से मिल गया था। कुछ समय के बाद जियान ने जिस जगह को छोड़ा होता है वो जगह रिपल होती है। इसमें से फश फश की आवाज डार्क एनर्जी निकली थी। वो डार्क ऑरा कहता है कोई यहाँ पे है। दुखी कॉन्टिनेंट और अवर प्लेन्स के बीच का रास्ता ये दसियों सालों से टूट चुका है, तो फिर इसे किसने रिबिल्ड किया। वो ब्लैक मिस्ट चारों तरफ तलाशी लेने लगी थी। हाउएवर वो सेंस नहीं कर पाता कि जियान चुपचाप से उसे ऑब्जर्व कर रहा था। इस क्रीचर का ऑरा काफी क्योटिक था, लेकिन जियान डेफिनेटली कह सकता था कि इविल रेस की ब्लड लाइन है। वो क्रीचर बोलता है यहाँ का एनर्जी फ्लक्स अजीब है। अच्छा हुआ कि मैं इसे रिपोर्ट करूं, क्योंकि अगर किंग का प्लान एक्सपोज हो गया तो फिर हाउएवर इससे पहले वो फिनिश कर पाता। वो वाइट क्रैक की वजह एक्सप्लोड होता है। एक काम लेकिन डेडली आवाज कहती है और एक्सीलेंसी आपको यहीं पे रोकना चाहिए। तो इस शर्मना के कई पोर्टल्स बनते हैं जिनमें से एंशिएंट होली फ्लेम्स निकलने लगी थी।
ये इस पूरे एरिया को एक फायरी केज में बदल देती है। वो शाओ शाओ वुज वुज की आवाज साथ जलने वाली फ्लेम्स उस इविल मिस को कांपने में मजबूर कर देती हैं। भले हमें उसका असली शरीर दिखाई नहीं दे रहा हो, लेकिन इसकी बॉडी टेरर से भर गई होती है। वो कहता है ये कैसी पावर है, क्या जहाँ टाइम वेस्ट नहीं करता। वो सीधा फ्लैट टोन में कहते हैं अपने पर्पस को बताओ, और तब हो सकता है कि मैं तुम्हें एक पेनलेस डेथ दूं। जान का किलिंग इंटेंट किसी पहाड़ की तरह इस ब्लैक मिस को सप्रेस करने लगा था। वो इविल मिस बिगल होती है, सुनाई देती है उसकी आवाज इविल डेटोनेशन। ब्लब ब्लब की आवाज साथ बॉयल हुआ था। इसमें से दसियों शैडो फैंटम्स निकलते हैं जो कि इतनी डार्क थे जैसे ब्लैक लिक्विड से ढके हुए हो। इनका वो लिक्विड ही और थिक और इविल था, जैन से तुरंत ही रिकॉग्नाइज कर लेता है। ये इविल रेस के किंग क्लास का एसेंस था, वो सेम एनर्जी जिससे वो कई बार जूझ चुका था। वो सिंपली अपनी हथेली को घुमा के बोलता है वेस्ट ऑफ टाइम। फर्श की आवाज साथ होली फ्लेम फटती है। ये हजारों चिंगारियों में बदल के एकदम बरसात की तरह उस डार्कनेस के ऊपर गिरी थी। वो ब्लैक एनर्जी फैंटम चीखते हैं, गूंजती हैं सिजल 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 की आवाजें। उनकी इविल से डिसॉल्व हुई थी और पूरा कॉरिडोर ये तेज रोशनी में जलता है। फाइनली इस इविल मिस का जो कोर था जो कि भागने की कोशिश कर रहा था, वो डर से भरी आवाज में कहता है होली फ्लेम। इसके एक्सप्रेशन लगातार डिस्टॉर्ट हो रहे थे। एक गोल गोल घूमता वो इविल एनर्जी से बना हुआ स्टॉर्म इसे एज अ प्रोटेक्शन ढक लेता है, लेकिन इससे पहले भागने की कोशिश भी कर पाता जियान कहता है डाई। वो आगे बरसात इकट्ठी होती है, ये बनाती है एरो फायर को जो वुजिंग आवाज के साथ सीधा आगे बढ़ गया था। वो इविल स्पिरिट चीखती है माइकिंग मुझे बचाइए। इसकी आवाज ने स्पेस की लेयर्स को फाड़ दिया था और ऐसा होती दुनिया बदलती है। वो अर्थ थरथराने लगा था, फिर एक बड़ा सा जबड़ा जियान के अटैक को सीधा निकल जाता है। कुछ पलों के बाद सिल्वरी पैसे पूरी तरह से डार्क हो गया था और इन शेडोज में से निकलता एक मॉन्स्टर्स ब्लैक सी। ये इविल एनर्जी से बना हुआ स्टॉर्म कई सौ मीटर तक फैला हुआ था। इसकी कोरोसिव सिनेस्टर फोर्स ऐसा लगता है स्पेस को भी डिवावर कर रही हो। और फाइनली इस इविलनेस के समुद्र में से एक फिगर अपनी फॉर्म को लेने लगा था, जिस पर सिल्हूट अपीयर होता है। ऐसा लगता है वर्ल्ड का टेम्परेचर और भी नीचे गिर गया हो। इवन खुद को छिपाने वाला स्पेस शिप भी शटर हुआ था। और इस बाउंडलेस डार्क स्पेस में फ्लोट करने वाला जियान वो अपनी आंखें नैरो करके बोलता है लगता है किंग अपने आप को खुश शो कर रहा है। जैसे जैसे सामने का इविल एनर्जी का समुद्र बॉयल हुआ था, अनकॉन्शियसली जियान के हाथ टाइट हो जाते हैं। वो कोल्ड आवाज में बोलता है क्या टायरेनिकल इविल पावर है ये एनर्जी, ये कोई लो क्लास का इविल ऑरा नहीं लगता, ये एक मेच्योर किंग रैंक के फील्ड का मार्क है। एक्सप्रेशंस जियान के थोड़े डार्क होते हैं, दुखी कॉन्टेंट में वो सब मौजूद होते हैं जिनके लिए जियान अपनी जान भी दे सकता था। एज अ फादर उसके टीचर, उसके बच्चे, उसके कंपेनियंस, अगर एंडलेस करप्शन से भरा हुआ ऑरा उस दुनिया तक पहुंच गया, जियान सोचता है कि अगर उन्हें कुछ भी हुआ तो वो इविल क्लैन को जला के राख कर देगा। वो इविल एनर्जी बूम की आवाज साथ फटती है। वो काले रंग की खून जैसी ऊर्जा, इसमें से एक एक करके 7 शेडोज बाहर आती हैं। उनके हाथ पैर तो इंसानों जैसे होते हैं, लेकिन और भरे थे प्योर मैलिस से। इन्हें देखे हंटियानो एक डीप आवाज में कहता है डोमिन लॉर्ड इनकी और ईर्षा दोषण परफेक्शन पे है और ये इविल किंग का मार्क है। जहां नॉड करके रिप्लाई करता है ठीक है मैं इसे हैंडल करता हूँ। उसके बीजे स्पेसशिप के बैरिक के अंदर काइलिन, जूनर और म्यू एक दूसरे की नजरों में देखती है। ये तीनों इविल को हिलती भी नहीं है। काइलिन ने जियान पे पूरा भरोसा था। उन सातों में से जो सबसे पहले बोलने वाला था वो एक छोटा बच्चे जैसा फिगर होता है, लेकिन आंखों में से कोल्ड कॉफ जैसी एनर्जी रिलीज होती है। वो ही करके बोलता है मुझे फ्री हुए काफी समय हो गया। और एक जगह क्या है उसकी नजरें जाती है जियान के ऊपर। आंखों में एक सिनिस्टर लाइट फ्लैश हुई थी, जैसे बिल्ली चूहे को देख रही हो। वुज वुज की आवाजों के साथ 6 ब्लड रेड रोशनियां उसकी आंखों में से निकली थी। ये पीछे खड़े 6 फिगर्स के अंदर चली जाती हैं। वो पतला सा फिगर इशारा करता है इसे खत्म कर दो। इस ऑर्डर को सुन के वो 6 डीमंस तुरंत ही धाड़ लगाते हैं। उनकी वो ग्रे वाइट आंखें फ्लैश हुई थी मर्डरस इंटेंट से। ये स्पेस को चीर के शूट हो गए थे जियान की तरफ। डार्कनेस ट्रेम्बल हुई थी। जियान की रोर की आवाज भी पूरी पैसेज को हिला कर रख देती है। बॉडी में से बस बस की आवाज इरप्ट होती है होली फ्लेम्स। वो कहते हैं होली फ्लेम्स का आई फाइटिंग सोल, चाहे उसकी डेविल एनर्जी हो या फिर डिवाइन हीट, ये वर्ल्ड को पिघलाने लगी थी। जगह जगह पे अपीयर होते हैं डिस्टॉर्शंस। जियान का फिगर किसी घोस्ट की तरह फ्लैश होता है। बिना हेजिटेशन के रिलीज होते हैं 3 पंचेस। फिर वो 5 बार अपनी उंगलियों को स्लैश करता है। कानों में वुशिंग क्रैक क्रैक की आवाजें गई थी। अगलेबल 6 डीमन कॉर्प्सेस नीचे गिरती हैं, लेकिन जब तक आंखों के सामने से गायब भी हो पाती, होली फ्लेम ने इन्हें डिवावर कर लिया था। एक गोलाकार की फ्लेम की लोटस के ऊपर खड़ा हुआ जियान अपनी मैस्टिक आवाज में कहता है अपना पर्पस बताओ या फिर खत्म हो जाओ। वो कहते उस पतले से फिगर की भी नैरो हो गई थी। वो तब भी स्नॉट करके बोलते हम पीछे कदम लो। उसी द स्प्लैश की आवाज साथ अपने दोनों हाथों को उसी ऑफ ब्लैक मिस्ट में घुसेड़ देता है। दिखाई देते हैं ब्लडी रेड एंशिएंट रून्स। ये एक सैक्रिफिशियल समनिंग टेक्निक लगती है। जियान का दिल बैठ जाता है। वो बोलता है नॉट गुड, ये किसी को बुला रही है। स्विच की साउंड साथ वो आगे शूट हुआ था। हॉट एक्सप्लोजन टेक्निक तुरंत ही एक्टिवेट होती है। ये
इसने जियान की स्पीड को कई गुना बढ़ा दिया था। जियान जानता था कि अगर ये फिगर सफल हो गया पूरा स्पेशल कॉरिडोर ही कोलैप्स हो जाएगा। वो स्पेशल टर्बुलेंस सबको तबाह कर सकता है। लेकिन आते हुए जियान को देख के उस फिगर के चेहरे पे आती है चिलिंग स्माइल। वो ही करके कहता है टू लेट, ननाली इन्हें डिवावर कर लो। गूंजती क्रैश क्रैश की आवाजें। वो इविल मिस का समुद्र बीच में से फटाता, एक लाल रंग का क्रैक जो कि 1000 मीटर तक फैला होगा। ये कैसे बीच को उगलता है जिसे देख के शिप पे खड़े लोगों के रोंगटे खड़े हो जाते हैं। कानों में कई हॉलिंग आवाजें जाती हैं। शिप के ऊपर खड़ा एक एल्डर कहता है एक इविल पैट म्यूइंग पॉइंट से कोटती है। इस ट्रेजर के मॉन्स्टर साइज को देख के यिंग तैयार हो जाती है एक्शन लेने के लिए। अभी पॉइंट तो सुंदर की भी टाइट हो चुकी थी। माथे पे ग्लो होता है और इनकारनेशन मार्क और रिप्लाई करती है इसका ऑरा ये गलत है, ये कुछ एंशिएंट जगह रहा है। तभी पास में खड़ा एक अनुभवी एल्डर एक्सप्लेन करता है कि इविल रेस के जो क्लाइंट्स हैं वो भले चाहे कितने भी क्रूअल हो लेकिन शानदार भी हैं। एक इविल पैट इनका क्रिएशन होता है, एक बीस्ट जिसका जन्म होता है फॉरबिडन एल्केमी से। इसे इंसान और डिमोनिक ब्लड को मिला के बनाया जाता है। इसे इतना दर्द पिलाया जाता है कि इसका दिमाग मर जाए, फिर इसे बांधा जाता है एक इविल सोल से और ये सब मिला के बनता है एक लिविंग वेपन जो कि बस अपने मास्टर की बात को मानेगा। वो एल्डर साय करके आगे बताता है कि कुछ इविल पैट्स को तो वो इनकारनेशन लेवल के बींग्स अपनी ओरिजिनल पावर को बीस्ट के दिल में भेज के बनाते हैं। जैसे उस क्रीचर का विल कोलैप्स होता है वो बन जाते हैं इविल रेस के इटर्नल सर्वेंट। अभी चारों तरफ का वर्ल्ड ट्रेम्बल हो रहा था। जहां सीधा सामना कर रहा होता है उस राइजिंग टाइटन का जिसकी धाड़ें कुछ ऐसी होती है जैसे हजारों को साथ में चीख रहे हो। वो एंडलेस इविल मिस्ट चर्न होती है, फिर एक एक करके बाहर आने लगते हैं मॉन्स्टर्स बींग्स। ये इविल पैट्स होते हैं जिनमें से हर एक की लेंथ कम से कम हजारों फीट रही होगी। इनकी बॉडीज में से टपक रहा होता है ब्लैक रेड डिमोनिक एसेंस। इस फोर्स के सामने स्पेस का फैब्रिक कितना पतला सा लगता है कि जगह जगह पे छेद हो जाते हैं। वहीं पे जियान की आवाज पैनी हो गई थी। वो सोचता है मैं इस चीज को और भी आतंक मचाए नहीं दे सकता क्योंकि अगर स्पेस चैनल कोलैप्स हुआ तो कॉन्सिक्वेंसेस को हम हैंडल नहीं कर पाएंगे। अपने होली फ्लेम की खास परसेप्शन से जियान ने फाइनली इस क्रीचर के ट्रू फॉर्म को देखा था। एक टेरिफाइंग मॉन्स्टर होता है जिसकी पूरी बॉडी को तो स्टोरी काली और लाल रंग की एनर्जी ढक रखा होता है। इसकी त्वचा एकदम मेटल की तरह होती है, लेकिन अगर ओवरऑल बोला जाए तो किसी इंसानी शेप का एप यानी कि गोरिल्ला लग रहा था। इसके 4 हाथ और 2 पैर थे और नाक कानों का कोई पता नहीं होता है। बस पूरे चेहरे पे होती एक वर्टिकल लंबी सी आय और इस आँख के नीचे मुंह था पहने पहने दांतों से भरा होता है। बेसिकली तुम्हारा भैया टाइम वेस्ट नहीं करेगा। इसे तुम वेनम मान लो जिसने गोरिल्ले को पोजेस कर रखा हो। लेकिन मुंह के चारों जो गोल्डन लाइंस फैली होती हैं, जियान को इसमें से हॉरिफाइंग स्ट्रेंथ फील हुई थी। जियान कहता है इस क्रीचर की स्ट्रेंथ इवन इसके मास्टर से भी आगे है। इसका ऑरा ऑलमोस्ट रिइंकार्नेशन को टच कर रहा है। वो इससे पहले और कुछ बोल पाता कमांड कहती ननाली किल हिम। वो पतला सा घोंसली फिगर ऊपर उठाता। जियान को देख के उसके चेहरे पे आती है क्रूरटी से भरी स्माइल। एक आओ वाली धारने की आवाज पूरे वर्ल्ड को हिला कर रख देती है। वो मॉन्स्टर बीस्ट अपने मुंह को खोलता है। दांतों के सामने मेटलाइज होती हैं लाल रंग की चेन्स। ये बस इतनी ह्यूज थी कि लाल रंग के खम्भों जैसी लगती हैं। ये चेन्स धड़कती हैं और हिस करती हैं और साथ में ऑरा कैरी कर रही थी टेरिफाइंग प्योर इविल पावर का। पैसेज का वातावरण और भारी हो जाता है। शिप पे खड़े लोगों को अपनी सलाइवा को गटकने में मुसीबत होती है। जियान भी छोड़ता है गहरी सांस को, फिर बोलता है इम्प्रेसिव पावर। लेकिन अब मैं भी वो नहीं हूँ जो हुआ करता था। आंखों में डिटर्मिनेशन फ्लैश हुई थी। वर्ड में गूंजता एक साउंड ड्रैगन गॉड ट्रांसफॉर्मेशन। बस पहली ट्रांसफॉर्मेशन के बाद उसकी फिजिकल बॉडी ये इंस्टेंटली ग्रो हो गई थी। वहीं पे जब दूसरा चेंज एक्टिवेट किया जाता है जन का खून खोलता है और फैलती है एंशिएंट ड्रैगन की पावर। फिर जब थर्ड और फोर्थ ट्रांसफॉर्मेशन की बारी आई थी उसके आधे शरीर को नीले रंग की स्केल से ढक लिया था। पीछे की हुई ड्रैगन किंग की शैडो दिखाई देती है। इस मोमेंट में जन एक हाफ ह्यूमन हाफ ड्रैगन बन चुका होता है। वो पर्दा सा फिगर जैसे लग रहा था कि सब कुछ उसके कंट्रोल में है। वो शौक के साथ बोलता ये ड्रैगन क्लैन की पावर है। जियान के शरीर से बाहर आने वाला और अनमिस्टेकेबल था। इसमें वो प्योर रॉयल्टी थी। जियान अपनी हथेली को उठा के बोलता है फ्लेम। पफ पफ की आवाज से उसकी बॉडी को फ्लेम के एक आर्मर ने ढका था। जब ड्रैगन की पावर के साथ होली फ्लेम का ऑरा भी ऐड होता है जियान की पूरी प्रेजेंस एक अलग ही स्तर में चली जाती है। अब वो एक हेवन से नीचे आने वाला वॉर गॉड लगता है जिसे कोई रोक नहीं सकता था। उस दुबले पतले घोस्टी फिगर ने अपने अंदर के शौक को सप्रेस किया था। फिर वो बोलता है इंटरेस्टिंग, मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि एक इंसान के पास ड्रैगन क्लैन का ब्लड होगा, लेकिन मैं पपेट किंग ननाली मुझे अरे गरे लोग प्रोवोक नहीं कर सकते। पता नहीं मेल था या फीमेल, लेकिन जो भी था उसने अपने पैरों को छपाक की आवाज के साथ उस डिमोनिक मिस्ट के समुद्र में भटका था। ऊंची ऊंची इविल ऑरा की वेव्स फटती हैं। एट द सेम टाइम इसका ऑरा भी राइज हो जाता है। लेकिन ये सब के बाद भी जियान के एक्सप्रेशन चेंज नहीं होते। फिर फ्लैश हुआ था उसी तरह पैर रखता है ट्रेमलिंग वर्ल्ड के ऊपर। क्रिक की आवाज से
साथ चारों तरफ दरारें फैली थी। उसके प्रेशर के सामने स्पेस भी शटर होने लगता है। जैसे जैसे अपने कदमों को आगे बढ़ाता है इविल एनर्जी ये अपने आप ही कोलैप्स होने लगी थी। उसका मोमेंटम टेरिफाइंग होता है, जैसे एक तलवार दुनिया को चीर रही हो। उस पपेट किंग की चेहरे की स्माइल ढह जाती है। वो बोलता है इम्पॉसिबल। इससे पहले वो रिएक्ट भी कर पाता, उसके मैसिव क्रीचर ने अपने जबड़े को खोला था। गूंजती बूम की आवाज एक डेफिनेट रोर के साथ रिलीज होती काले रंग की एनर्जी, जिसमें लाल रंग की लाइंस मौजूद थी। ये किसी करप्शन से बनने भाले की तरह जियान को निगलने को आगे बढ़ती है। इस पैसेज में बैंग बैंग की आवाजें गूंजती हैं। अपने चेहरे पे डेंजरस कॉन्फिडेंट स्माइल को लेकर वो अपने हाथ को उठाता है। एक सिंगल पंच आगे बढ़ा था। हालांकि अटैक सिंपल था, लेकिन इसमें ड्रैगन गॉड के स्केल्स और होली फ्लेम की प्योरीफाइंग फायर की कंबाइंड पावर होती है। बीच हवा में दो ह्यूज एनर्जी ड्रैगन्स बनते हैं जो गोल गोल घूमते हुए धाड़ मारते हैं। वो लाइट बीम पास भी नहीं पहुंच पाती तब तक उसका ईविल ऑरा बिल्कुल आग के सामने बर्फ की तरह पिघल जाता है। ड्रैगोनिक पावर का सफोकेटिंग प्रेशर इसे क्रश कर गिरा गिरता है। उस पपेट किंग नराली के एक्सप्रेशन डिसबिलीफ से भर गए थे। उसके ईविल पैड की फुल फोर्स स्ट्राइक जिसमें रिइंकार्नेशन का एसेंस मौजूद था वो बिना पंच से टकराए न्यूट्रलाइज हो गई थी। काफी आवाज में कहता है क्रीचर इसे क्रिएट करने के लिए न जाने कितने सेक्रीफाइसेस का इस्तेमाल हुआ। एक हाफ स्टेप रिइंकार्नेशन जितना स्ट्रॉन्ग है, फिर एक मिड से एक्स्ट्रा दूषण इंसान इसे ओवरवेलम कैसे कर सकता है। वो अपने हाथ को उठा के फिर से बोलता है ननाली। एज अ रिस्पॉन्स ईविल बीज की थंडरस रोर की आवाज गूंजी थी। उसकी ह्यूज बॉडी ब्लरी हुई थी। गूंजी थी पफ पफ की आवाजें। ये शेप लेता है एक बड़े से स्पेस स्टॉर्म का। इस चीज को अपनी तरफ बढ़ते हुए देख जियान के चेहरे पे कोल्ड स्माइल आती है। हवा में जुइंग जुइंग की आवाजों के साथ एक केवल एक पंच रिलीज करे जाते हैं। हर एक स्ट्राइक बिजलियों की तरह फटती है। जियान ने भी अपनी रॉ स्ट्रेंथ का एक स्टॉर्म बना दिया था जो क्रैश की वजह से उस ईविल पैर से टकराया था। काफी जल्दी सुनाई देती है उसकी चीखों की आवाजें। वो वॉर्टेक्स कोलैप्स हुआ था। जियान कहते हैं अब तुम्हारी बारी। बॉडी गोल्डन रे ऑफ लाइट में ट्रांसफॉर्म हुई थी जो कि सीधा अपीयर होती इस मॉन्स्टर्स पैड के सामने। एक सिंगल पंच जिसमें दो ड्रैगन्स कॉइल कर रहे थे उस क्रीचर की छाती से बूम की आवाज से टकरा जाता है। होली फ्लेम और ड्रैगन की कंबाइंड पावर इसकी हड्डी और मांसपेशियों को झकझोर के रख देती है। इसका शरीर जैसे अंदर से कन्वल्स होने लगा हो। पूरे शरीर पे क्रैक्स फैलते हैं। फिर वर्ल्ड में एक तेज बूम की आवाज गूंजी थी। ये 20,000 टुकड़ों में फट गया होता है। इसे फ्रेम डिवावा कर लेती है। इसके बैकलैश में पपेट किंग सीधे चला जाता है कई कदम पीछे। उसके एक्सप्रेशन अगली हो जाते हैं और हाथ बनाते कई कॉम्प्लिकेटेड हैंड चीज को। सुनाई दी थी शावो शावो की आवाजें और ब्लैक मिस्ट तेजी से उसके चारों तरफ घूमने लगी थी। शिप में मौजूद एक इट्रा दोशन एल्डर कहता है डोमिन लॉर्ड ये भागने की कोशिश कर रहे थे, आप उसे जाए नहीं ले सकते वरना वो हमारी लोकेशन को एक्सपोज कर देगी। लाके कहता है नहीं वो एस्केप नहीं कर सकता। कदम प्रेस होते हैं फिर से वॉइड में। होली फ्लेम इंटेंसिफाई हुई थी। उसके आसपास के 1000 मीटर के दायरे में जो भी इविल एनर्जी बची होती है वो एक ही सेकंड में जल के राख हो जाती है। साथ में सप्रेस होती है उस पपेट किंग की एस्केप टेक्निक। वो लड़खड़ाते हुए शौक के साथ बोलते व्हाट। उसके 6 पाथ पपेट्स और सबसे पावरफुल पैड जो कि उसकी लाइफ की सबसे बड़ी अचीवमेंट थी उन्हें कुछ ही मिनट्स में डिस्ट्रॉय कर दिया गया। पूरे चेहरे में पैनिक भर गया था। वो जल्दी से स्क्रोल को क्रश भी किया था लेकिन स्पेस हिलता भी नहीं है। जो पतली सी फिगर देख नीचे की तरफ हरे रंग की वाइन्स उसके चारों तरफ इरप्ट हुई थी। ये उसके शरीर के चारों तरफ लिपटने लगती हैं। इवन उसकी बड़ी मिस्ट्री बच नहीं पाती। उस फिगर की आंखें टेरर से भर जाती हैं। इनमें से हर एक वाइन में मिस्टीरियस फॉर्मेशन एनर्जी थी और साथ में उसे हजारों एम्बर फायर के थ्रेड्स दिखाई देते हैं जो कि ऑफ कोर्स यानी कि होली फ्लेम से बने हुए थे। ये वाइन्स यानी कि बेलें टाइट होती हैं। साथ में होली फ्लेम ने भी अपना प्रकोप दिखाना शुरू किया था। वो इविल मिस्ट का समुद्र जो कि पहले से छोटा हो चुका था ये पूरा गोल्डन एम्बर लाइट से भर जाता है। पपेट किंग की बॉडी एक जगह पे जम गई थी और उन लाल आंखों में डर के सिवा और कुछ नहीं होता। स्पेशली ये वो हाफ ड्रैगन हाफ ह्यूमन फिगर उसकी तरफ स्टेप बाय स्टेप बढ़ता है। पपेट किंग के चेहरे का पैनिक और भी इंक्रीज होता जाता है। वो कांपती आवाज में कहती इम्पॉसिबल, तुम्हारे पास ऐसी पावर कैसे हो सकती है। मतलब उसके पास भी किंग का टाइटल था बट उसकी खुद की स्ट्रेंथ इतनी ओवरवेलमिंग नहीं होती है। उसकी पावर रहती पपेट और इविल पेट्स के अंदर जो उसके लिए फाइट करते थे। लेकिन जब इनका सामने जियान की ड्रैगन माइट और होली फ्लेम से हुआ तो उसकी लाइफ की इतनी सारी अचीवमेंट्स भी राख में बदल गई। ऐसी पावर के खिलाफ वो बिल्कुल हेल्पलेस था। जैसे जियान अपने हाथ को आगे बढ़ा के क्लेंच करता है गूंजती क्रैक की साउंड पपेट किंग के चारों तरफ की ब्लैक मिस्ट इंस्टेंटली शैटर हो जाती है। जैसे हमें दिखाई देता है उसका असली फिगर सो कॉल्ड इविल किंग और कोई नहीं बल्कि एक छोटा सा इंसान जैसा दिखने वाला क्रीचर था। इसकी हाइट जियान की कमर से ऊपर नहीं होगी लेकिन जो चीज इसे खास बनाती है वो इसके माथे से निकलने वाला छोटा सा हॉर्न था। इसमें डार्क और इविल एनर्जी पल्स हो रही होती है। वो पपेट किंग अपनी बच्चों जैसी आवाज में चिल्ला के बोलती है नहीं मुझे अब और नहीं खेलना, अब मैं घर जाना चाहती हूँ। इस बैटल के बाद इविल में इसका समुद्र भी प्योरीफाई हो गया था जिसकी
जिसकी वजह से स्पेस फिर से स्थिर होने लगा था। जियान बिना हेजिटेशन के इविल किंग के सारे इविल और को सरप्राइज करता है, फिर खींच के जहाज के डेक पे ऐसे लेके आता है। पता नहीं क्यों, लेकिन इस छोटे से क्रीचर के बारे में जियान को कुछ अजीब महसूस हो रहा था। इसके अंदर वो इविलनेस नहीं होती है जो उसने बाकी इविल पावर्स के अंदर महसूस कर रही थी। वो बच्ची पूरी डेक को बहुत क्यूरियस तरीके से देखता है, खासकर जब उसकी नजरें जियान की तीनों बीवियों के ऊपर पड़ती हैं। उसकी आंखें एकदम खुली खुली रह जाती हैं। वो बोलते हैं, वाओ क्या नाइस व्यू है। जुन्नर, कायलिन और म्यूइंग, इन जैसी ब्यूटी उसने कहीं नहीं देखी होती। लेकिन जियान के एक्सप्रेशन से देख के डार्क हो जाते हैं। बिना वार्निंग के गूंजती एक स्लैप की आवाज बेसिकली एक तमाचा रसीद हो गया था। तुरंत ही पपेट किंग के गाल पे एक इंटेंस रेड मार्क अपीयर होता है। साथ में त्वचा में महसूस होती है जलन, आंखों में आंसू भर आए तो वो कहती है इट हर्ट्स। एक ही सेकंड में उसका चेहरा मासूमियत से भर गया था। जब जुन्नर, कायलिन और म्यूइंग ने ऐसी नौटंकी को देखा होता है, ये तीनों अपने मुंह को ढकने से रोक नहीं पाते। जबकि डेक पे गूंजती फू फू वाली हंसने की आवाजें जो उस पपेट किंग को और भी एम्बरेस कर देता है। वो जियान को घूर के बोलता है, तुमने तुमने एक्चुअली मुझे थप्पड़ मारा? क्या तुम जानते हो कि मेरे फादर कौन है? जियान काम एक्सप्रेशन साथ रिप्लाई करता है, बोलो तुम जो भी जानते हो मुझे सब बताओ। इस दौरान मैं तुम्हारी सोल को बहुत ध्यान से देख रहा हूँ। अगर तुमने झूठ बोला तो मेरी होल फेम तुम्हें जला के राख कर देगी। इन शब्दों ने एक शांति फैला दी थी। टीम पैसेज में स्पेसशिप चुपचाप से आगे फ्लोट करता रहता है। बेसिकली प्लेन्स यानी कि दुनियाओं के बीच में अलग अलग तरीके की लेयर्स होती हैं। क्रिएटर जिन नॉर्मल वर्महोल्स का इस्तेमाल करके एक से दूसरी जगह पे ट्रेवल करते हैं, वेल ऐसा इन दुनियाओं के बीच में नहीं किया जा सकता। लेकिन इसी काम के लिए लंबे और डेंजरस स्पेस चैनल्स बनाए जाते हैं। कि जब यहाँ पे डेड साइलेंस फैला हुआ था, अनटाइन का लॉर्ड हंटियाना चुपचाप से इस लड़के को ऑब्जर्व करता है। उसकी आंखें उस ब्लैक होर्न के ऊपर थी। वहीं पे छोटा सा पपेट किंग वो जान से हम करके बोलता है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताऊंगा। फिर अचानक से वो तीनों वुमन की तरफ मुड़ा था। उसकी टोन तुरंत बदल जाती है। वो बोलता है, बिग सिस्टर आप यहाँ पे क्या कर रहे हो? आजकल जुन्नर को देख के तो अपनी आंखों में ऐसे मासूम इमोशंस लाया था, इसने अपनी जिंदगी में मच्छर को भी नहीं मारा हो। जुन्नर खुद से कहती, अजीब है, ये साफ तौर पे इविल रेस का मेंबर है, लेकिन मेरे इनकारनेशन की सील ये से इतना अजीब रिएक्ट क्यों कर रही है? जुन्नर के माथे का जो हल्का सा गोल्डन मार्क था, उनमें से रिलीज होती है कुछ वार्म सेंसेशन। ये दुश्मनी की सेंसेशंस नहीं थी। जुन्नर जैसे जैसे उस बच्चे की तरफ कदम बढ़ाती है, ये फीलिंग और भी इंटेंस होती जाती है। फिर जुन्नर चुपचाप से आती है जियान के बगल में, उसके कान पे हाथ ला के बोलती है, ब्रदर जियान इस बच्चे के बारे में मुझे कुछ अजीब महसूस हो रहा है, जैसे ये कोई एनिमी ना हो। जुन्नर का बोलने का लहजा डाउट से भरा हुआ था और ये सुन के जियान भी अपनी भौहें से कोड़ लेता है। अगर जुन्नर ने जो कहा वो सच है तो ये मामला इतना सिंपल नहीं होने वाला। जुन्नर के परसेप्शन के हिसाब से बच्चा या परहैप्स इसके पीछे की फोर्स ये 9 परफॉर्म फायर लॉर्ड से कोई कनेक्शन रखते होंगे। लेकिन ऐसा कैसे? 9 परफॉर्म फायर लॉर्ड तो ग्रेट 1000 वर्ल्ड की हाईएस्ट बीइंग्स में से एक थे। ओरिफ्लेम के मास्टर, वहीं पे पपेट किंग जो कि बाहरी रियम की इविल फोर्सेस को बिलोंग करता है, वो तो जाना दुश्मन होना चाहिए था। फिर इन दोनों के बीच में कैसा कनेक्शन होगा? भले चीजें सोचने में इम्पॉसिबल लगती हैं, लेकिन सबूतों को ठुकराया नहीं जा सकता। जुन्नर फिर से उस बच्चे के पास जाके बोलती, लिटिल वन क्या तुम अपनी बिग सिस्टर को बताओगे कि तुम आए कहाँ से हो? जुन्नर की टोन काफी जेंटल थी, जियान से तो काफी ज्यादा अप्रोचेबल। वो छोटा सा पपेट किंग अपनी पलकें झपकाता है। वो थोड़ा डरा हुआ भी लग रहा था लेकिन रिलीव्ड भी। फिर बोलता है, मैं एक्चुअली मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। जुन्नर के एक्सप्रेशन डार्क हुए तो बोलती, दूसरी दुनिया? बेसिकली ग्रेट 1000 वर्ल्ड में दूसरी दुनिया का मतलब होता है आउटर रियल्म या इविल रेस रहती है। वो लड़का हल्की आवाज में कहता है, वहाँ पे मेरे जैसे लोग हैं, लेकिन मेरी फैमिली एक बड़े से कैसल में रहती है, एक बहुत ही बड़ा किला। वहाँ बहुत सारे सर्वेंट्स हैं और वो हमेशा मुझसे कहते हैं कि बाहर मत जाना क्योंकि बाहर बुरे लोग रहते हैं। इतना कह के वो कुछ सोचने लगता है। उसकी टोन और भी सॉफ्ट और दुख से भरी हो जाती है। वो बताता है कि फादर ने मुझे कहीं जाने की परमिशन नहीं दी, लेकिन इस बार मैं चुपचाप से बाहर आ गया। मैं दुनिया को देखना चाह था। फिर वो इशारा करता है जियान की तरफ और बोलता है, तभी मेरी मुलाकात तो इस ब्लैक गाय से। मैं इसे हाय बोलने की कोशिश कर रहा था लेकिन इसने मेरे ऊपर हमला कर दिया। मैं डरा हुआ था इसलिए मैंने अपने पपेट्स को बुलाया, लेकिन विलेन कुछ ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। इसने मेरे पेट नानाली को खत्म कर दिया। ये बोलते बोलते उसकी लाल आंखों में आंसू बहने लगते हैं और दोनों छोटे छोटे हाथ क्लेंच हो जाते हैं। टूटी हुई आवाज में चिल्ला के बोलते हैं, नानाली को वापस करो। इस आवाज में कोई झूठ नहीं होता है। ये इमोशंस रॉ, प्योर और रियल थे। जानवी चुपचाप से साय करके जुन्नर से बोलता है, जाने दो, हम फिलहाल इसे अपने साथ रखते हैं। इस बच्चे से जो भी जानना था ये ऑलरेडी जान चुके थे। बाहरी दुनिया में क्या हो रहा है लगता है इस बच्चे को सच में कुछ नहीं पता। जाने सीक्रेटली अपनी सोल पावर का इस्तेमाल करके इस बच्चे की मेमोरीज को भी चेक करने की कोशिश की थी, लेकिन एक एंशिएंट इविल फोर्स उसे रेस्ट करती है। सबसे खतरनाक बात ये थी कि जब जियान उस मेमोरी सील को तोड़ने की कोशिश करता है तो जुन्नर के माथे की सील वेंगोम वेंगोम की आवाजों के साथ जान की तरफ एग्रेसिव
प्लैनेट्स में फ्लक्चुएशंस को रिलीज करने लगी थी और साथ में रिलीज करती है प्रोटेक्टेड डिवाइन लाइट को जो छोटे से बच्चे को जियान से बचाता है। इस रिएक्शन ने सबको स्टन कर दिया था। जियान कहते इवन मेरी सोल पावर भी इसे टच नहीं कर पा रही और इनकार्नेशन सील इसे खुद प्रोटेक्ट कर रही है। ये सीन इतना अजीब होता है कि लोग इसके बारे में इमेजिन भी नहीं कर सकते थे। शिप पे फैलती फिर से वो शांति, बट ऑफ कोर्स ये अपनी जर्नी कंटिन्यू करते हैं। वो छोटा सा पपेट किंग चुपचाप से जाके डेक के किनारे पे बैठ जाता है। कुछ पलों के बाद बिना किसी चेतावनी के उसकी आंखें बंद हुई थी। बेसिकली वो हो गया था अनकॉन्शियस। ये देख के जियान बहुत तो सिकोड़ लेता है लेकिन वो कुछ कर नहीं सकता था। वो तो इर्शाद दोशन परफेक्शन लेवल के एक्सपर्ट्स को इस लड़के को गार्ड करने के लिए कहता है। अब बस जियान, जुनर, काइलिन, म्यूइंग और हंटियाना इस डेक पर रह गए थे। जैसे जैसे एंडलेस वर्ल्ड में आगे बढ़ते हैं इनके दिल और दिमाग को दबाने वाली अनीस और भी इंक्रीज होती जाती है। खैर इससे पहले अनीस ज्यादा ही बढ़ जाए हम लेते हैं थोड़ा सा विराम। आपको ये एपिसोड कैसा लगा हमें कमेंट्स में लिख के बताइए। साथ में क्या कोई गैस कर सकता है कि उस बच्चे को जुनर की रिइंकार्नेशन शील्ड क्यों प्रोटेक्ट कर रही है? दोनों के बीच में क्या कनेक्शन हो सकते हैं? बेसिकली हमारा ये वाला पार्ट जर्नी की ओर फोकस कर रहा था, लेकिन नेक्स्ट एपिसोड में हम एंट्री मारेंगे दुखी कॉन्टिनेंट के अंदर। हमारा ये वाला आर्क काफी शॉर्ट होगा, बेसिकली 2 से 3 एपिसोड्स का। सो आप चीजों को बिल्कुल मिस नहीं कर सकते हो। जो चैनल को सब्सक्राइब करना भूल गए वो डेफिनेटली नीचे दिए गए रेड बटन को दबा के हमारी हेल गार्डन फैमिली का पार्ट बन सकते हैं। चैनल की मेंबरशिप अब भी ओपन है। अगर आपसे नेक्स्ट पार्ट का इंतजार नहीं हो रहा है और उसे देखना चाहते हो आज ही शाम को, तो आप डेफिनेटली ज्वाइन कर सकते हो। इसे आप एंजॉय कर पाओगे अर्ली एक्सेस एपिसोड्स को। ज्वाइन का ऑप्शन चैनल के होम पेज सब्सक्राइब की साइड में मिलेगा। आई थिंक यू शुड डेफिनेटली चेक दैट आउट। तब तक के लिए गुड बाय।